बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय क्रिया। हिंदी व्याकरण में क्रिया क्या है, आइए जानें। तो उसको जानने के लिए बच्चों सबसे पहले इस अनुच्छेद को पढ़िए। अनुच्छेद है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। स्कूल से घर आते हुए रास्ते में मुझे एक अंधा व्यक्ति मिला। वह सड़क पार करना चाहता था, उसे कोई सड़क पार नहीं करा रहा था। मैंने उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे सड़क पार करवाई। उस व्यक्ति ने खुश होकर मुझे आशीर्वाद दिया। अब समझिए बच्चों इस अनुच्छेद को कि उपर्युक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त रंगीन शब्द किसी कार्य के करने या होने या घटना घटित होने का बोध करा रहे हैं। व्याकरण में ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए क्रिया का महत्वपूर्ण योगदान है। अतएव जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटित होने, किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति आदि का बोध कराते हैं, वे क्रिया कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो शब्द हमें ये बताते हैं कि ये कार्य किया जा रहा है या अपने आप हो रहा है या कोई घटना घटित हुई है या किसी वस्तु या व्यक्ति के स्थित आदि का बोध कराते हैं, तो उसे हम क्रिया कह सकते हैं। कुछ अन्य उदाहरण ये है कि सूर्य चमक रहा है, किसान खेत में हल चला रहे हैं, कुछ किसान बीज बो रहे हैं, हवा मंद मंद बह रही है, बच्चे पेड़ के बीच नीचे बैठे हुए हैं, तालाब में पानी एकत्र होने वाला है। तो बच्चों यहाँ क्रियाएं की जा रही हैं, कुछ काम किया जा रहा है। तो ऐसे शब्द जहाँ पे कुछ कार्य होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। याद रखिए, कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता। जैसे अजय देवगन को अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, तो यहाँ पर ये वाक्य अधूरा है क्योंकि यहाँ पे क्रिया का अभाव है। अब इसे जब हम पूरा करेंगे क्रिया के साथ तो वाक्य बनेगा, अजय देवगन को अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर ये वाक्य क्रिया सहित है। कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं तो कुछ क्रियाएं की जाती हैं। जैसे नदी में पानी बह रहा है, तो नदी में पानी बहना बच्चों स्वयं घटित क्रिया है, अपने आप हो रही है। और किसान फसल काट रहा है, यहाँ किसान द्वारा की गई क्रिया है। कभी कभी बिना क्रिया के भी वाक्य देखने को मिलते हैं। जैसे टीचर वैभव, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? वैभव, एशिया। दिनकर, क्या तुमने नाश्ता कर लिया? रूपाली, हाँ जी। तो बच्चों विशेष जानकारी ये है कि सामने दिए गए उदाहरणों में एशिया और हाँ जी अपने आप में पूर्ण वाक्य है। यहाँ क्रिया स्पष्ट तो नहीं है लेकिन क्रिया का आभास है। कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं तो कुछ एक से अधिक शब्दों की। जैसे बच्चा खिलौने से खेला, एक शब्द की क्रिया। बच्चा खिलौने से खेल रहा है, ये एक से अधिक शब्द की क्रिया है। क्रिया शब्द विकारी होने के कारण इनका लिंग, वचन, काल और कारक के कारण परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि कौमुद पढ़ रहा है, सौम्या पढ़ रही है। तो बच्चों यहाँ पे लिंग के कारण परिवर्तन हुआ है। जुलाहा कपड़ा बुन रहा है, जुलाहे कपड़े बुन रहे हैं, यहाँ वचन के कारण परिवर्तन हुआ है। सुबह से मूसलाधार वर्षा हो रही है, आज सुबह मूसलाधार वर्षा हुई, तो यहाँ काल के कारण परिवर्तन हुआ है। गरिमा खाना खा रही है, गरिमा के द्वारा खाना खाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे कारक के द्वारा क्रिया में परिवर्तन हुआ है। यदि वाक्य में कर्ता के साथ परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग ना किया गया हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे पुल्लिंग और एक वचन है। वे पुस्तक पढ़ती है, स्त्रीलिंग बहुवचन। महिमा गाना गाती है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। लड़के गाना गाते हैं, पुल्लिंग और बहुवचन है। यदि कर्ता के साथ परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे उन्नति ने कार खरीदी, स्त्रीलिंग है और एक वचन। कोहली ने इनाम जीता, पुल्लिंग और एक वचन। छात्र ने कविताएं सुनाई, स्त्रीलिंग एक वचन। बालक ने खिलौने तोड़ दिए, पुल्लिंग और बहुवचन। तो इस प्रकार बच्चों क्रिया में परिवर्तन होते हैं। आइए जाने धातु क्या है। सबसे पहले इन वाक्यों को पढ़िए। टीचर छात्रों से, शाबाश, अब तो तुम पढ़ रहे हो।
श्रुति परीक्षा देने के लिए पढ़ रही होगी। पिता पुत्र से, प्रियांशु पढ़ रहा है, उसे तंग मत करो। माँ बेटा बहुत खेल लिए, अब तू बैठ कर पढ़। अब समझिए बच्चों, उपर्युक्त सभी वाक्यों में आए क्रियापदों में पढ़ क्रिया का प्रयोग समान रूप से हुआ है यदि क्रिया का मूल रूप है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, यानी कि जो क्रिया का मूल रूप होता है जिससे क्रिया बनाई जाती है उसे हम धातु कहते हैं। विशेष जानकारी ये है कि क्रिया के मूल रूप यानी धातु का प्रयोग तू सर्वनाम के साथ किया जाता है, जैसे तू लिख, तू पढ़, तू हंस, तू नाच, तू सो, तू जा आदि। तो यहाँ पे जो क्रिया का मूल रूप है उसे तू सर्वनाम के साथ प्रयोग किया गया है। बच्चों, मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे धातु है सुन और प्रत्यय है ना, तो क्रिया बना सुन जमा ना सुनना, उठ जमा ना उठना, पी जमा ना पीना, जा जमा ना जाना, भाग जमा ना भागना, गिर जमा ना गिरना, सो जमा ना सोना, तैर जमा ना तैरना, लिख जमा ना लिखना, पढ़ जमा ना पढ़ना, खेल जमा ना खेलना और हंस जमा ना हंसना। तो विशेष जानकारी ये है बच्चों कि इस प्रकार प्रत्येक क्रिया किसी न किसी धातु से बनती है। बिना धातु के क्रिया नहीं बनाई जाती। क्रिया के भेद जानते हैं। तो बच्चों, क्रिया के भेद निम्नांकित 2 आधारों पर किए गए हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद क्या हैं? तो कर्म के आधार पर बच्चों क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अजमा कर्मक अर्थात कर्म रहित, यानी कि कर्म के बिना, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं लगाया होता और क्रिया का फल यानी कि क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि कशिश हंस रही है, कंचन रूठ गई, मोर नाचता है। अब समझिए कि इन वाक्यों में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। यहाँ कर्म का सर्वथा अभाव है, अतः यहाँ प्रयुक्त सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। तो बच्चों, जहाँ पर कर्म नहीं होता और सारा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं? अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से पूर्व यानी क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको, कहाँ आदि प्रश्न सूचक शब्द लगाकर प्रश्न करने से यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो समझो कि वहाँ अकर्मक क्रिया है। जैसे कि शिवम हंसता है, तो प्रश्न किया क्या हंसता है, उत्तर कुछ भी नहीं मिला, तो निष्कर्ष यानी कि हंसता है ये अकर्मक क्रिया है। मोर नाचता है, प्रश्न किया क्या नाचता है, उत्तर में कोई उत्तर नहीं मिला, तो निष्कर्ष ये निकला कि नाचता है ये एक अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सजमा कर्मक अर्थात कर्म के साथ, जो क्रिया कर्म के साथ प्रयोग की जाती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। जैसे विपुल शरबत पीता है, साक्षी फल खाती है, आर्यन फूल तोड़ रहा है। अब समझिए बच्चों, इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं का प्रभाव सीधा कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ रहा है, अतः यहाँ प्रयुक्त सभी क्रियाएं सकर्मक है। सकर्मक का मतलब ही होता है कर्म के साथ। अब सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाए? तो बच्चों, सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया से पहले यानी क्रिया से पूर्व क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न सूचक शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। यदि प्रश्न करने से कोई उत्तर मिलता है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रयुक्त क्रिया सकर्मक क्रिया है। उदाहरण के लिए जैसे विपुल शरबत पीता है, अब हम प्रश्न करेंगे विपुल क्या पीता है, उत्तर में मिलेगा शरबत, तो बच्चों यहाँ पे जो पीता है निष्कर्ष है वो सकर्मक क्रिया है। साक्षी फल खाती है, प्रश्न करेंगे साक्षी क्या खाती है, उत्तर फल, निष्कर्ष ये है कि खाती है, तो ये सकर्मक क्रिया है। विशेष जानकारी ये है बच्चों कि कभी कभी अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया के रूप में और सकर्मक क्रिया या अकर्मक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ना और खेलना सकर्मक क्रियाएं हैं,
क्योंकि पढ़ने और खेलने के लिए किसी कर्म का होना अनिवार्य है। जैसे वह इस विद्यालय में पढ़ता है, अकर्मक। वह पार्क में खेल रहा है, अकर्मक। तो पहले उदाहरण में पढ़ता है का अर्थ किसी चीज को पढ़ने से नहीं है बल्कि अध्ययन करने से है, और दूसरे उदाहरण में खेलने से विशेष खेल की ओर संकेत नहीं किया गया है, इसीलिए ये अकर्मक है। इसी प्रकार इन वाक्यों को देखिए। विभोर दौड़ रहा है, अकर्मक। विभोर 100 किलोमीटर की दौड़ रहा है, सकर्मक। सैनिक लड़ रहे हैं, अकर्मक। सैनिकों ने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, सकर्मक। तो बच्चों, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का अकर्मक या सकर्मक होना उसकी मूल प्रकृति पर है। वाक्य में कर्म का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात से क्रिया के अकर्मक या सकर्मक होने का निर्णय नहीं होता। जिन क्रियाओं की मूल प्रकृति सकर्मक होती है उनके साथ चाहे कर्म का प्रयोग ना भी किया हुआ हो, फिर भी वे सकर्मक मानी जाती हैं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। यानी कि एक कर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म का प्रयोग होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि वैशाली स्वेटर बुनती है, खुशबू कपड़े सुखाती है, मैंने पिताजी से जेब खर्च लिया। तो इन वाक्यों में क्रिया के साथ स्वेटर, कपड़े और जेब खर्च एक एक कर्म आए हैं, अतः यहाँ वाक्यों में प्रयुक्त सभी क्रियाएं एक कर्मक हैं। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ दो दो कर्म का प्रयोग किया जाता है उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सेठ ने भिखारी को कंबल दिया, शिप्रा ने बच्चों को कहानी सुनाई, दादाजी ने पक्षियों को दाना दिया। इन वाक्यों में क्रिया के साथ भिखारी और कंबल, बच्चे और कहानी, पक्षियों और दाना दो दो कर्म आए हैं, अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं दिया, सुनाई और दिया ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। रचना के आधार पर बच्चों क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद 5 होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पाठ पढ़ा, रोहित कपड़े लाया, देवांश ने दुकान खोली। तो यहाँ पर एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, ये सामान्य क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया, जैसे साधारण रूप से मुख्य क्रिया सहायक क्रियाओं के साथ मिलकर प्रयोग होती है। इनमें पहली प्रमुख क्रिया और दूसरी सहायक क्रिया होती है जो कि मुख्य क्रिया के अर्थ का विस्तार करती है। इस प्रकार की क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे माँ बनारस से लौट आई है, प्रेरणा घरेलू काम कर रही है, कल अतिथि चले जाएंगे। तो इन वाक्यों में लौट आई है, कर रही है और चले जाएंगे ये संयुक्त क्रियाएं हैं। इनमें लौट, कर, चल ये आदि मुख्य क्रियाएं हैं। आई है, रही है और जाएंगे सहायक क्रियाएं हैं। इस प्रकार दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती है। अगला है सहायक या रंजक क्रिया। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करती है तब वह सहायक या फिर रंजक क्रिया कहलाती है। जैसे वह घर पहुंच गया है, तो पहुंच ये मुख्य क्रिया है और गया है ये सहायक या रंजक क्रिया है। मदारी खेल दिखा रहा है, तो दिखाना यानी कि ये मुख्य क्रिया और रहा है ये सहायक और रंजक क्रिया है। नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द से फिल्म फिल्माना, झूठ झुठलाना, शर्म शर्माना, लज्जा लजाना, टक्कर टकराना, बात बतियाना, हाथ हथियाना, लात लतियाना, फटकार फटकारना। सर्वनाम शब्दों से जैसे अपना अपनापन, मैं मिमियाना। विशेषण शब्दों से जैसे गर्म गरमाना, चिकना चिकनाना, मोटा मुटियाना। अनुकरणात्मक शब्दों से जैसे थर थर थरथराना,
भिन 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 भिनाना, खट खट खटखटाना, थप थप थपथपाना, टिम टिम टिमटिमाना, गुण गुड़ गुड़गुड़ाना। तो बच्चों ये है नाम धातु क्रिया, इसमें हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं। आगे है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे रुचिका माली से पौधे मंगवाती है, पंकज प्यासे को पानी पिलवाता है, प्रीति खरगोश को गाजर खिलवाती है। तो बच्चों इन वाक्यों में मंगवाती है, पिलवाता है और खिलवाती है प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। यहाँ कर्ता कार्य को स्वयं ना करके दूसरों से करवा रहा है। इन्हें भी पढ़िए और समझिए। मंजीत जूस पीता है, तो पीता ये स्वयं के लिए है, और कुणाल मंजीत को जूस पिलाता है, तो पिलाता ये प्रेरित होकर है, यानी कि दूसरे से काम करवाया जा रहा है। तो बच्चों आपने देखा कि दोनों स्थितियों में मंजीत जूस पी रहा है। पहले वाक्य में वह स्वयं जूस पी रहा है और दूसरे वाक्य में कुणाल द्वारा प्रेरित किए जाने पर मंजीत जूस पी रहा है। इस प्रकार यहाँ दो प्रकार के कर्ता हैं, प्रेरणा देने वाला प्रेरक कर्ता और प्रेरणा पाकर कार्य करने वाला प्रेरित करता। आगे है बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। तो बच्चों प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है तब वह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे सोनल बच्चे को लेख लिखाती है, तो यहाँ कर्ता स्वयं बच्चे को लिखने की प्रेरणा दे रहा है। नीलिमा बच्चे को नहलाती है, यहाँ कर्ता स्वयं बच्चे को नहलाने के लिए प्रेरित कर रहा है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया यानी जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे सोनल कृतिका से बच्चे को लेख लिखवाती है, तो बच्चों यहाँ पर सोनल स्वयं प्रेरित ना करके कृतिका को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, यानी कि खुद नहीं कर रही काम, किसी और से करवा रही है। विपाशा दर्जी से अनु के कपड़े सिलवा रही है, तो यहाँ विपाशा दर्जी को कपड़े सिलने के लिए प्रेरित कर रही है। तो विशेष जानकारी ये है बच्चों कि सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, यानी कि उनमें कर्म होता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष होती है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण जानते हैं बच्चों। जैसे मूल क्रिया लिखना, प्रेरणार्थक क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक यानी लिखाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखवाना। पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना, घूमना घुमाना घुमवाना, देखना दिखाना दिखवाना, उठना उठाना उठवाना, पीना पिलाना पिलवाना, लड़ना लड़ाना लड़वाना, खुलना खोलना खुलवाना, चलना चलाना चलवाना, खाना खिलाना खिलवाना, जगना जगाना जगवाना, और देना दिलाना दिलवाना। तो ये थे कुछ प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि सोमेश ने चाय छानकर माता जी को दी, तपस्या ने कपड़े धोकर सुखा दिए, मैं गृह कार्य समाप्त करके खेलने जाऊंगा। तो इन वाक्यों में छानकर, धोकर और समाप्त करके पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये क्रियाएं क्रमशः दी, सुखा दिए तथा जाऊंगा मुख्य क्रियाओं से पूर्व प्रयोग हुए, यानी कि जो मुख्य क्रिया है उससे पहले जब एक और क्रिया आती है तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। विशेष जानकारी ये है कि पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा कर के लगाकर बनाई जाती है, यानी कि इसमें कर और कर के ये दो मूल धातु का प्रयोग होता है। आइए दोहराए, शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जब वाक्य में दो कर्म एक साथ आते हैं तो उनमें एक मुख्य कर्म और दूसरा गौण कर्म होता है।
प्रयोग के आधार पर क्रिया के अन्य भेद इस प्रकार हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।